हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, महाभारत बैच के हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य भेद, यानी वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आज से ये क्लास मैंने थोड़ी मॉडिफाई भी की है। पहले क्या होता था, हम इस क्लास को सीधा पीडीएफ में ऐसे ही पढ़ लेते थे, लेकिन अब हमने इसकी पीपीटी तैयार की है। यानी आपको जो प्रश्नों का लेवल दिखेगा वो बिल्कुल एचडी में दिखेगा, कोई भी इसमें ब्लर वगैरह नहीं होगा। ठीक है, क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगी। और साथ ही साथ एक और मॉडिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। जिस भी टॉपिक को हम यहाँ पर रोजाना पढ़ेंगे, क्लास शुरू होने से पहले 4 से 5 मिनट का टाइम आपको उस टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी देना होगा, यानी थ्योरी के रूप में उसके बेसिक कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे और उसके बाद ही इन क्वेश्चनों की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वाक्य भेद, तो चलिए सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि इसमें कितने तरह के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए, वाक्य भेद, वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय। किसी भी वाक्य में ये दो अंग जरूर होते हैं, जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में वाक्य में बात हो, यानी जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही हो, उसको यहाँ पर उद्देश्य बोलते हैं। और जो बात कही जा रही हो, यानी जिस उद्देश्य से बात की जा रही हो, उसको यहाँ पर विधेय बोलते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है, देखिए, बबलू सेब खाता है। अब इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? तो देखिए, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? बबलू के बारे में बात हो रही है कि बबलू सेब खाता है। तो जिसके बारे में बात हो रही है वो तो यहाँ पर हो जाएगा उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पर बबलू के बारे में बात हो रही है ना, तो बबलू हो गया यहाँ पर उद्देश्य। और विधेय क्या हो जाएगा? जो उद्देश्य को बताता हो। यानी उद्देश्य क्या है यहाँ पर बबलू का? बबलू का उद्देश्य है यहाँ पर सेब खाना। ठीक है, ये पूरा का पूरा इतना वाक्य सेब खाता है, ये पूरा उद्देश्य बता रहा है वाक्य का, कि वाक्य का उद्देश्य क्या है। यानी बबलू का उद्देश्य क्या है? सेब खाना। तो बबलू हो जाएगा यहाँ पर उद्देश्य, और सेब खाता है ये हो जाएगा आपका विधेय। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अर्थ के आधार पर आपसे वाक्य पूछ ले जाते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है यहाँ पर विधानवाचक वाक्य, इसको यहाँ पर सरल वाक्य भी बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विषम्यवाचक। ठीक है, ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं जो कि आपके अर्थ के आधार पर होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की पहचान कैसे की जाती है। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के अभी मैंने आपको बताए थे: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो देखिए, सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य एवं एक विधेय होता है। अभी मैंने आपको उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया, तो जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर राम पका आम खाता है। ठीक है, ये उदाहरण दिया है, राम पका आम खाता है। इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा? जिसके बारे में बात हो रही है। तो किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर राम के बारे में बात हो रही है कि राम क्या करता है, यानी राम का उद्देश्य क्या है? राम का उद्देश्य है पका आम खाना। ठीक है, तो पका आम खाता है, ये इतना यहाँ पर हो जाएगा आपका विधेय। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया और ये विधेय हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, बात करें यहाँ पर संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य किन्हें कहते हैं? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्यांश संयोजकों से जुड़े हो, उनको यहाँ पर संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखिए, आपको किसी वाक्य में 2 वाक्य दिए जाएंगे, जिसमें आपके दोनों वाक्य इन संयोजकों से जुड़े होंगे। बेसिकली ये इनकी पहचान होती है। इसमें बीच में आपका क्या आएगा? लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, और, तथा, एवं, तो, नहीं तो, फिर भी। वाक्य के बीच में आपको ये कहीं ना कहीं लिखे हुए मिल जाएंगे। इनसे इनकी यहाँ पर पहचान कर ली जाती है कि संयुक्त वाक्य है या नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरा मेन उद्देश्य थ्योरी बताने का सिर्फ यही है कि आप इन वाक्यों को यहाँ पर याद रख सको, जिससे कि आप संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में फर्क नजर कर सको। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किन्हें कहते हैं? वह वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य और एक अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उनको यहाँ पर मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो बेसिकली इसमें आपका एक प्रधान वाक्य यानी कि मेन वाक्य होगा और एक उस पर आश्रित वाक्य होगा, यानी 2 वाक्य दिए जाएंगे। एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होगा, दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, इनकी भी यहाँ पर पहचान के लिए इनमें कुछ योजक चिन्ह होते हैं। जैसे कि आपका इनमें मिल जाएगा कि, जब, तब, जितना, उतना, जैसा, वैसा,
जहाँ वहाँ ताकि ज्यों ही त्यों ही यद्यपि तथापि। ये जितने भी आपको संयोजक दिए गए हैं, अगर वाक्य में आपको इनमें से कोई दिख जाए तो वहां पर मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य की पहचान मैंने आपको बता दी है। तो चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार का वाचक है। वाक्य कौन सा है, देखिए वाक्य है ये, हो सकता है राम का काम बन जाए। तो देखिए हो सकता है राम का काम बन जाए, यानी पक्का नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी, यानी बात में यहाँ पर संदेह है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत ये वाक्य आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त वाक्य है। तो देखिए संयुक्त वाक्य की पहचान मैंने अभी आपको पीछे लिखाई थी, आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो देखिए यहाँ पर इसमें और आ गया, और जहाँ पर मैंने आपको ये योजक चिन्ह बताए थे, ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो ये अपने आप में वाक्य को संयुक्त वाक्य बना देते हैं। तो देखिए राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, वाक्य के कौन से घटक होते हैं। तो देखिए वाक्य के घटक कौन से होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, वाक्य के घटक बोल लीजिए या उसके अंग बोल लीजिए। तो वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित उपवाक्य क्या है। तो उपवाक्य देखिए यहाँ पर, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो देखिए आपसे इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसमें यहाँ पर आपसे प्रधान उपवाक्य पूछा जाता है, संज्ञा उपवाक्य पूछा जाता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य इत्यादि प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली ये उपवाक्य का एक भाग होता है। तो मैंने यहाँ पर देखा है कि यूट्यूब पर भी आपको किसी ने ये उपवाक्य के बारे में नहीं पढ़ा है, केवल और केवल वाक्य के ऊपर ही ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। तो देखिए उपवाक्य का जो एक टॉपिक है, ये अपने आप में एक टॉपिक है जो कि वाक्य के अंतर्गत ही आता है। तो इसको समझाने के लिए प्रॉपर आधा घंटा या 20-25 मिनट तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए होती है। तो अगर आप नीचे कमेंट में कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप उपवाक्य के बारे में पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे और आप इस टॉपिक से आए हुए प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे। तो देखिए फिर भी मैं यहाँ पर आपको इसकी बेसिक सी ट्रिक बता देता हूँ, मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि ये हल कैसे होते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो तो हो जाएगा यहाँ पर विशेषण उपवाक्य। तो हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया कि ये विशेषण उपवाक्य है। तो देखिए वाक्य में यहाँ पर दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। तो जो आश्रित उपवाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा दी हुई है उसकी विशेषता बताता है। तो देखिए इसको समझ लीजिए, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो देखिए जो हुसैन का बनाया हुआ है ये तो हो गया यहाँ पर आपका संज्ञा, देखिए हुसैन है ना, ये संज्ञा है ना, तो जो हुसैन का बनाया हुआ है ये हो गया आपका संज्ञा वाक्य। ठीक है, अब इस पे आश्रित कौन सा है यहाँ पर, उस चित्र को उठाओ। तो देखिए जो हुसैन का बनाया हुआ है इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है, उस चित्र को उठाओ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाता है, जो हुसैन का बनाया हुआ है उस चित्र को उठाओ। तो उस चित्र को उठाओ ये अपने आप में इसकी विशेषता बता रहा है। अगर आपकी ये अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका बेसिकली कुछ रूट वर्ड होते हैं जिनसे इनकी पहचान की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो ये लगा है ना, जो हुसैन को, जो या फिर जिनको। ठीक है, जो और जिनको। अगर आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाए जिसमें प्रधान उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, इस तरीके का अगर आपसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको यहाँ पर ये दो रूट वर्ड पकड़ लेने हैं जिसमें जो लग जाए और जिनको लग जाए। देखिए यहाँ पर जो लगा है ना, जो ये लगा हुआ है जो, और यहाँ पर अगर जिनको आ जाता तो भी आप, तो जिस भी वाक्य में यहाँ पर जो और जिनको लिखा हुआ मिल जाए वो विशेषण उपवाक्य होता है। ठीक है, ये इसकी बेसिकली पहचान होती है, आप इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं। जो और जिनको जिस वाक्य में आएगा वो यहाँ पर आपके विशेषण उपवाक्य हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पर एक पहचान मैं आपको इस संज्ञा उपवाक्य की बता देता हूँ। देखिए संज्ञा उपवाक्य की पहचान मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक वाक्य में यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। तो देखिए अगर आपको संज्ञा उपवाक्य की पहचान करनी है तो इसकी पहचान होती है बेसिकली ये की। आपको किसी भी वाक्य में अगर ये की लिखा हुआ मिल जाए और आपको ऑप्शन दिए गए हैं उपवाक्य की फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको संज्ञा उपवाक्य पर टिक कर देना है। ठीक है, अगर ये की लिखा हुआ मिल जाए, ये बेसिकली संज्ञा उपवाक्य की पहचान होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने संज्ञा उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य के बारे में आपको बता दिया है। आगे के दो भी मैं एक और प्रश्न आएगा उसमें यहाँ पर आपको बता दूंगा इनके बारे में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको इस पर ध्यान देना है। ये पर लिखा हुआ है जो, ये मैंने आपको पहचान बताई थी, ये संयुक्त वाक्य की पहचान होती है। कुछ मैंने की पॉइंट शुरू में लिखाए थे, उनको आपको जरूर ध्यान देना है, तभी आप प्रश्नों को बड़ी आसानी से सही कर पाएंगे। तो देखिए राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो देखिए यहाँ पर ये पर आ गया, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य में विधेय कौन है? तो देखिए उद्देश्य और विधेय मैंने आपको बताया था। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कर्ता के बारे में यहाँ पर बात होती है ना, तो कर्ता ही यहाँ पर आप उद्देश्य मान लीजिए। और विधेय होता है जो वाक्य में दिए गए पूरा वाक्य होता है जो उसको वाक्य के उद्देश्य को बताता हो। तो देखिए इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो देखिए यहाँ पर उद्देश्य क्या हो जाएगा? उद्देश्य क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र, ठीक है। धर्मेंद्र जो है ना, इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र, ये पूरा का पूरा यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा, ठीक हो जाएगा नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र के बारे में यहाँ पर बात हो रही है जो कि इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक है। तो ये तो होगा आपका उद्देश्य है। और यहाँ पर पूछा क्या गया? विधेय। विधेय हो जाएगा यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेना, ठीक है। क्योंकि धावक धर्मेंद्र का जो उद्देश्य है वो क्या है? प्रतियोगिता में भाग लेने का ही तो उद्देश्य है, और जो उद्देश्य को ही बताता है उसको यहाँ पर विधेय कहा जाता है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतियोगिता में भाग लेना। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, निम्न वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है। ये पूरा वाक्य है, इसका हमको यहाँ पर सरल वाक्य में रूपांतरण करना है। तो देखिए मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी, ये तो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मयंक सुंदर भी है तथा हंसमुख भी है, ये भी गलत हो जाएगा। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मयंक सुंदर और हंसमुख है, ये इसका सरल वाक्य में रूपांतरण हो जाएगा। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। तो इस वाक्य में यहाँ पर संयोजक आ गया परंतु, ठीक है। इस परंतु ने इन दोनों वाक्यों को यहाँ पर जोड़ा है। तो परंतु जो होता है वो संयुक्त वाक्य की पहचान मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से संकेतार्थक वाक्य कौन सा है? मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, ये तो आपका आज्ञावाचक हो जाएगा, ये तो नहीं है। वह कल जयपुर जाएगा, ये साधारण वाक्य होगा, ये भी नहीं है। यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें यहाँ पर संकेत कर रहा है कि यदि वह कहेगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है, यानी तभी जाऊंगा मैं, इसने संकेत दे दिया। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। तो देखिए यहाँ पर कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, यानी वो इच्छा जाहिर कर रहा है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। तो देखिए मिश्रित वाक्य क्या हो जाएगा? वर्षा हो रही है, ये तो बिल्कुल सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। सुधीर पढ़ता है, ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो देखिए मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, ये आपका मिश्र वाक्य है। और इसमें जो है आपका ये की संयोजक है, इसको ध्यान रखना है। जिसमें भी यहाँ पर की आ जाता है वो यहाँ पर मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य में मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए ये अपने आप में एक सरल वाक्य है, इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। तो ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। देखिए ये एक दूसरे पर आश्रित वाक्य होते हैं, तो इनको किस संयोजक ने जोड़ा है? की संयोजक ने जोड़ा है, यानी ये दोनों उपवाक्य है, एक दूसरे पर आश्रित है। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये आपका मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद मैंने अभी आपको बताया था, 3 होते हैं, ठीक है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य।
अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। तो देखिए पिताजी ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो देखिए इसमें की आ गया है ना, और इसमें जो प्रधान वाक्य है क्या होगा आपका, सदा सत्य बोलना चाहिए, और पिताजी ने समझाया, ठीक है, ये इस पर आश्रित है, ठीक है। तो जब इस एक दूसरे पर आश्रित होते हैं तो वहां पर क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, जी नहीं। एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, बिल्कुल नहीं। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ठीक है। तो जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो वे यहाँ पर सरल वाक्य कहलाते हैं। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। देखिए जिस वाक्य में यहाँ पर यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, त्यों ही, जितना, उतना, जब, तब, की इत्यादि रूट वर्ड आ जाए तो ये पहचान होती है यहाँ पर आपकी मिश्रित वाक्य की, ठीक है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो देखिए तथापि और यद्यपि ये दोनों यहाँ पर रूट वर्ड आए, इनसे इसकी पहचान हो जाती है मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो देखिए यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, ये तो आपका मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। इसमें रूट वर्ड भी यहाँ पर जिसे आ गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये एक दूसरे पर आश्रित भी है, ठीक है। ये तो होगा आपका मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, तो ये भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न का सही जवाब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, वह परिश्रमी ही नहीं वर्णन ईमानदार भी है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वह परिश्रमी ही नहीं वर्णन ईमानदार भी है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमको संयुक्त वाक्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए, काम समाप्त करो और जाओ। तो देखिए इसमें और आ गया है, काम समाप्त करो और जाओ, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है। तो आज्ञार्थक वाक्य यहाँ पर हमको बताना है, सुरेश को बुलाना चाहिए, अभिषेक पुस्तक लाओ। तो देखिए यहाँ पर आज्ञा दी गई है अभिषेक को, अभिषेक पुस्तक लाओ, यानी कोई आज्ञा ही तो दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। यानी आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, तो यहाँ पर ये किसी को बात कह रहा है, उसको संकेत दे रहा है, ठीक है। यानी उसको एक संकेत दे रहा है कि अगर आप हमको बुलाते तो हम अवश्य आते, उसको एक संकेत की बात है, आपको बात बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। इस पूरे वाक्य में जब पानी बरसता है ये क्या है, ठीक है। जब पानी बरसता है ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए तब मेंढक बोलते हैं, मेंढक कब बोलते हैं, जब पानी बरसता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका संज्ञावाचक वाक्य, इसमें यानी कि प्रधान वाक्य होगा आपका ये, तब मेंढक बोलते हैं। और इनकी विशेषता क्या बता रहा है ये, जब पानी बरसता है, यानी इनके यहाँ पर ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है जब पानी बरसता है, तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान क्या होती है, इनमें यहाँ पर आपको रूट वर्ड जब और तब ये देखने को मिलते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जब और तब अगर आपको वाक्य में लिखे हुए मिल जाए और ऑप्शन आपको इस तरीके के दिए जाए उपवाक्य की फॉर्म में, तो जब तब किसकी पहचान होती है, क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान होती है। बेसिकली क्या होता है, जो आश्रित उपवाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को यहाँ पर बताता है। तो प्रधान उपवाक्य क्या है इसमें, तब मेंढक बोलते हैं, ठीक है। और इसकी विशेषता कौन सा बता रहा है, जब पानी बरसता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर विशेषता बता रहा है। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है। तो देखिए राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ठीक है। तो देखिए राम ने कहा, तो यहाँ पर आप इसमें छुपा हुआ है की, ठीक है, आप इसको की लगाकर भी बोल सकते हैं। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो यहाँ पर की किसकी पहचान होती है, कि यहाँ पर मैंने आपको संज्ञा उपवाक्य की पहचान बताई थी, जो अभी इसी तरीके का प्रश्न आया था उपवाक्य से रिलेटेड,
वहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 23, मिश्र वाक्य है। तो देखिए मिश्र वाक्य हमको यहाँ पर बताना है। उसने अपना घर लुटा दिया, ये तो आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सूरज उगने पर कुहासा फट गया। ऑप्शन नंबर सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन नंबर डी, उसका सब कुछ खो गया। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ठीक है, ये देखिए दूसरे पर ये आश्रित होता है। ठीक है, यानी एक वाक्य अगर आप कहेंगे तो आपको वाक्य की कमी नजर आएगी। देखिए आप इसको बोल कर देखिए, उसके पास जो कुछ था, इससे आपको कुछ समझ आया? यानी वाक्य आगे पूरा होने की कोशिश करेगा। इससे आप इसको पता लगा सकते हैं कि मिश्र वाक्य है। उसके पास जो कुछ था, अब आप सोचेंगे क्या था, किस तरह था। ठीक है, तो वह खो गया, ये इसने यहाँ पर ये लगा दिया वह खो गया, तब जाके वाक्य पूरा हुआ है। तो इनको यहाँ पर मिश्रित वाक्य बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। तो देखिए इसमें फिर से किया गया, तो यानी ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं, उसको यहाँ पर संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए संयोजक जो होते हैं ना, संयोजकों का जो प्रयोग होता है वो संयुक्त वाक्यों में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए संयुक्त वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, ये तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। तो देखिए मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, यहाँ पर संयोजक क्या आ गया है, और। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। यानी यद्यपि वह पंडित है फिर भी वह हठी है, इसको यहाँ पर हमको संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है। ऑप्शन नंबर ए, वह पंडित है किंतु हठी है। तो ये देखिए ये संयुक्त वाक्य यहाँ पर बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए किंतु परंतु ये जो आते हैं ना, ये संयुक्त वाक्य की पहचान होती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, बिल्कुल सरल वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, यहाँ पर मिश्र वाक्य है। ठीक है, अगला ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नेता ने भाषण दिया और चला गया, यहाँ पर संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल सही। देखिए और आ गया है ना इसमें। ठीक है, तो और होता है संयुक्त वाक्य की पहचान। ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, तो ये भी यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, लेकिन इसने यहाँ पर क्या दिया है, सरल वाक्य, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गलत। और हमसे गलत यहाँ पर युग में ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो देखिए बच्चे खेल रहे हैं, बिल्कुल सरल वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं है, साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य को यहाँ पर विधानवाचक वाक्य भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यानी ये कोई इच्छा जाहिर कर रहा है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, किसी की इच्छा है ये। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 31, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ठीक है, ये बिल्कुल सरल वाक्य इसका हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है, ये मैंने यहाँ पर पीपीटी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिए हैं, और इनके पहले मैंने आपको थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी दी है। अगर ये सब आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। अगर पसंद नहीं आया तब भी आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।